हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जनवरी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम करेंगे हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, साइंस और साथ ही करेंगे हम पेडागोजी के क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए आज इन्हीं को देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार और किस पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो देख लेंगे सबसे पहले हम ईवीएस के क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी। तो किसके नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ था, बात किसकी हो रही है, चिपको आंदोलन। इसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से हुई। वहां पर अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया, पेड़ों को काटने से रोकने के लिए चिपक कर उन पेड़ों से खड़ी हो गई जिससे कि लोग जो है पेड़ों को न काट सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो आंदोलन शुरू किया ये किसने किया, अमृता देवी बिश्नोई ने किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई से 7 बार क्वेश्चन जो है आपके सीटेट के एग्जाम में आ चुके हैं। दूसरा आंदोलन जो चलाया वो चलाया सुंदर लाल बहुगुणा ने, और इन्होंने कहाँ पर चलाया, इन्होंने चलाया उत्तराखंड में। इनसे 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। और देख लेते हैं तीसरा किसने चलाया है। तीसरा चलाया कहाँ पर, तीसरा चलाया था साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में किसने चलाया, ये चलाया था यहाँ पर पांडुरंग हेगड़े जो है, इनका नाम हो जाएगा। इनसे क्वेश्चन कितनी बार आया है, इनसे क्वेश्चन 1 बार आया है। इनका जो आंदोलन है इसका क्या नाम है, इनके आंदोलन का नाम यहाँ पर आप देख लेंगे, इसको एपिको आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन का नाम क्या है, इसका नाम एपिको आंदोलन है। साउथ में इसको एपिको बोला जाता है। आपका 1 बार क्वेश्चन बना है, तो ये ही एपिको भी चिपको आंदोलन का ही नाम है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। तो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हमें यहाँ पर बताने हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। सेकंड में दिया है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। थर्ड में दिया है उत्तराखंड और राजस्थान। 4 में दिया है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। जैसा कि आपको मैप में भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है तो इसके जो पड़ोसी राज्य है ये क्या हो जाएंगे, पंजाब। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो है इसके ये पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगर आपको मैप के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इसको अच्छे से रट लीजिएगा, कर लीजिएगा, क्योंकि मैप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इनको करना सीख लीजिएगा। एक दिन हम करने वाले हैं मैप पर आधारित भी कुछ क्वेश्चन, जिससे आपके मैप के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएं। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है। तो माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है ये बताना है। भारत का है, तिब्बत है, नेपाल का है या म्यांमार का है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नेपाल। माउंट एवरेस्ट जो है ये किसका हिस्सा है, ये नेपाल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है डेजर्ट ओक एक वृक्ष है जो पाया जाता है। तो डेजर्ट ओक ये कहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में पाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नंबर नेक्स्ट में दिया है चेराव नृत्य कहाँ का है, ये किस राज्य का नृत्य है ये बताना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मिजोरम। चेराव नृत्य जो है ये मिजोरम राज्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है मधुबनी राज्य के एक गाँव के नाम पर एक पारंपरिक कला का नाम भी है। तो ये जो मधुबनी है ये कहाँ पर है, ये किस राज्य में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिहार। मधुबनी जो राज्य है ये बिहार में है और इसी के नाम पर एक पेंटिंग होती है, एक चित्रकारी होती है, उसका नाम भी क्या है, मधुबनी पेंटिंग होता है, मधुबनी चित्रकारी होता है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। तो किस राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, झारखंड। झारखंड में तोरंग का अर्थ जो है ये जंगल होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए अब कर लेते हैं कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लेज मोर स्ट्रेसेस ऑन। तो ये जो क्वेश्चन है आपका आया 21 जनवरी 2022 को। यहाँ पर ग्रामर ट्रांसलेशन का जो सोल पर्पस होता है वो क्या होता है, एक्यूरेसी पर बात करना, एक्यूरेसी पर काम करना। ग्रामर ट्रांसलेशन के द्वारा एक्यूरेसी बढ़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन एजुकेशन। तो एजुकेशन में लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस बढ़ाई जा रही है, तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या कहलाती है।
यहाँ पर ये कहलाती है आईसीटी, इसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको बोला जाता है। फुल फॉर्म इसकी हो जाएगी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आती है आईसीटी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मास्टर्ड टू बी एक्वायर लिटरेसी। लिटरेसी मीन्स क्या होता है, यहाँ पर आपको पढ़ना लिखना आ जाए और चीज़ें जो हैं आपको समझ आ जाएं। तो पढ़ना लिखना और समझ आना ये चीज़ जो होती है ये लिटरेसी कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है डिकोडिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। अगर ये आपको समझ आ गया है तो आपको पढ़ना लिखना समझ आ गया है, इसका मतलब ये है आपको लिटरेसी आ गई है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये देखना है, नॉट करेक्ट का ध्यान रखना है आपको। अबाउट टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली, तो यहाँ पर हमें टीचिंग ग्रामर के अंतर्गत क्या सही नहीं दिया हुआ है ये बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। जब भी बात होती है टीचिंग लर्निंग ग्रामर की तो वहाँ पर आप मेमोराइजिंग और रूल एंड क्या करना ड्रिल कार्य जो होते हैं ये सही नहीं माने जाते, ये निगेटिव टैग वर्ड है। ड्रिल करना, रटना, याद करना, ये सब चीज़ें जो है निगेटिव टैग वर्ड में आती हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है, हमें यहाँ पर निगेटिव देखना था। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है हु सेड दैट चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकल प्रोग्राम्ड फॉर लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज डेवलप्स इन द चाइल्ड इन जस्ट सेम बेस एज अदर बायोलॉजिकल फंक्शन डेवलप। जैसे बच्चे में बायोलॉजिकल फंक्शन डेवलप होते हैं वैसे ही सेम तरीके से क्या होता है लैंग्वेज भी बच्चे के अंदर डेवलप होती है। तो इनेट की बात आती है, तो इनेट की बात आती है तो किसका नाम आता है, बच्चे में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे में भाषा के गुण जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। तो ये बात किसने की है, ये नोम चॉम्स्की ने की है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है चिल्ड्रन बिगन देयर जर्नी टुवार्ड्स राइटिंग बाई मेकिंग मार्क्स, दीज मार्क्स आर कॉल्ड। जब बच्चा यहाँ पर लिखना पढ़ना सीखता है तो क्या करता है, वो कुछ मार्क्स बनाता है, कुछ लाइनें बनाता है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाता रहता है इधर उधर दीवारों पर, जहाँ उसको मन आता है वहाँ पर वो बना देता है। तो ये क्या कहलाती है, इनको क्या बोला जाता है, ये बोली जाती है स्क्रैबलिंग। बड़े बच्चे भी होते हैं, बड़े लोग होते हैं, क्या करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता और बैठे रहते हैं तो वो नोटबुक पर या कहीं पर भी क्या करते हैं स्केच करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। जो मीनिंगलेस मार्क्स बनाते रहते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है स्क्रैबलोमानिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको स्क्रैबलिंग बोला जाता है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है बाइलिंगुअल चिल्ड्रन जो होते हैं ऑफन यूज वर्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज वाहिल स्पीकिंग। जब भी एक लैंग्वेज बोल रहे होते हैं और दूसरी भाषा के शब्दों को उसमें ऐड कर लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, इसको क्या बोला जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोला जाता है कोड स्विचिंग। और ये कैसे होता है, चलिए एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया है दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर का मतलब क्या हो गया है, यहाँ पर मोर जो है ये इंग्लिश का शब्द है और दिल मांगे जो है ये हिंदी का शब्द है। यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश के शब्द को मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया गया है। इस तरह का कार्य जब होता है तो ये कोड स्विचिंग के अंतर्गत आता है, इसको कोड स्विचिंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट में क्या दिया है, हिंदी का पैराग्राफ दिया है। जब भी आप हिंदी या इंग्लिश के पैराग्राफ को करें तो जो आंसर आपको करने होते हैं तो वो पैराग्राफ को इस चीज़ को ध्यान में रखकर करने हैं कि पैराग्राफ किसके बारे में दिया है, किसके बारे में बातें हो रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पैराग्राफ से क्या शिक्षा मिल रही है ये चीज़ें आप शॉर्ट में उससे फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं पैराग्राफ में क्या दिया है। हो सकता है कहीं शांत चौपाई घूम रहे हों, अर्थात चौपाई का मतलब क्या होता है, जिसके 4 पैर हों और घूम रहे हैं तो उनमें जीवन है, इसका मतलब यहाँ पर जानवरों की बात की जा रही है। कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों, तो सहन का अर्थ क्या होता है, प्रांगण होता है, आंगन होता है, ऐसा परिवेश हो जहाँ पर पक्षी झूम रहे हों। तो बिनती यही है, क्या बिनती है कि उस दुनिया को मत खोने देना, पेड़ों को मत कटने देना, चिड़ियाओं को मत रोने देना। पेड़ कटेंगे तो चिड़िया क्यों रोएंगी, क्योंकि वे घोंसले नहीं बना पाएंगी। यहाँ पर बात की जा रही है बच्चे और पेड़ जो हैं दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते। जो जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, दुष्कर्मों का फल उनको चखना पड़ता है। यहाँ पर दिया है आज सभ्यता बहसी बन पेड़ों को काट रही, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सभ्यता है आजकल का क्या सभ्यता आ गई है कि गांव से हटकर शहरों में जाना है और वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें बनानी है, मॉल बनाने हैं, सेंटर बनाने हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेड़ों का कटान हो रहा है। तो जो हमारी सभ्यता है वो वैसी बन गई है और उसी की वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं और फेफड़ों में जहर भर रहा है, अर्थात हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूटेड हो चुका है, वहाँ पर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, जिससे सांस लेने में जो है दिक्कत हो रही है। चलिए अब इसी के आधारित हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन भी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है लेखक ने दुष्कर्म किसे कहा है। तो लेखक ने दुष्कर्म किसको कहा,
दुनिया को भूलना, पेड़ों को काटना, जहर बेचना या मनुष्यों को बांटना। तो यहाँ पर जब दुष्कर्म की बात की गई है तो लेखक ने किसको कहा? पेड़ों को जो काटना है ये दुष्कर्म के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है पेड़ों को काटने पर चिड़ियों को क्यों रोना पड़ेगा। तो चिड़िया क्यों रोएंगी? पेड़ों से बहुत प्यार करती हैं, ऐसा नहीं है। चिड़िया पेड़ों को बहुत समय से जानती हैं, ये बात भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। पेड़ों के कटने पर चिड़िया घोंसला नहीं बना पाएंगी, या पेड़ों के कटने पर चिड़िया जो है बच्चों को नहीं झुला पाएंगी, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेड़ों के कटने पर क्या हो जाएगा? चिड़िया जो है घोंसला नहीं बना पाएंगी, इसी वजह से पेड़ों के कटने पर चिड़ियों को रोना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कविता में सहन से क्या आशय है। तो सहन से क्या आशय है? झेलना है, पिंजरा है, डाल है या आंगन है। तो पैराग्राफ रीड करते समय मैंने आपको बताया था सहन का अर्थ क्या था। सहन का अर्थ आंगन होता है, प्रांगण होता है, अर्थात ऐसा परिवेश जहाँ पर चिड़िया आसानी से अच्छे से उड़ सकें, खुश होकर रह सकें। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा आंगन। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है लेखक ने कविता में विनती की है। तो लेखक ने कविता में किस बात के लिए विनती की है? खूब सारे बच्चे पैदा करना, ये रॉन्ग हो जाएगा। धरती को हरा भरा रखना, सभ्यता को शिक्षित करना, एकता के साथ रहना। यहाँ पर कविता में लेखक ने जो विनती की है, उसने विनती की है कि पेड़ों को मत काटिए, धरती को हरा भरा रखिए, इसका संतुलन बनाए रखिए, नहीं तो समूल विनाश हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कविता में चौपाई से क्या आशय है। तो चौपाई का अर्थ होता है जिसके 4 पैर हो। तो 4 पैर की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि चारपाई में भी 4 पैर लगे होते हैं, पर ये यहाँ पर क्या है, चल नहीं सकती, क्योंकि पैराग्राफ में दिया था कि चौपाई कहीं पर शांत घूम रहे हो, अर्थात वो चल रहे हैं। तो यहाँ पर चलने की भी बात हो रही है। तो चलने की बात हो रही है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जानवरों के बारे में बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। ऊपर के तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, इनको कट करके देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर पर्ण जो होता है इसका अर्थ होता है पत्ता, और पत्ता जो होता है पेड़ का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर ये पत्ता जो है पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तारू, वृक्ष और पादप, साथ ही क्या बिटप, और इसको क्या बोल सकते हैं आप? द्रुम भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा गाछ लिखा होता है। तो ये सब जो है ये क्या है? ये पेड़ के पर्यायवाची आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये पेड़ के पर्यायवाची हैं। ये क्या नहीं है? पत्ता पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है। तो यहाँ पर NEP 2020 के अकॉर्डिंग शिक्षा पैटर्न को कैसे बांटा गया है? 5, 3+3+4 के पैटर्न में इसको बांटा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो बुनियादी चरण है वो क्या है? वो है हमारा 5 साल। तो इसमें बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले इसमें बच्चा करेगा नर्सरी, फर्स्ट करेगा, सेकंड करेगा, और यही नर्सरी। तो यहाँ पर बुनियादी चरण की जो एज है वो क्या हो जाएगी? वो यहाँ पर 5 साल हो जाएगी। यहाँ पर बुनियादी चरण की जो अवधि है वो 5 वर्ष हो जाएगी। इसमें बच्चा क्या करेगा? नर्सरी करेगा, नर्सरी के बाद बच्चा फर्स्ट करेगा और सेकंड करेगा, और यही वह एज है फाउंडेशनल स्टेज इसको बोला जाएगा, जिसमें बच्चा जो है काउंटिंग वगैरह जो है गिनती वगैरह वो सीख सके। उसके बाद दूसरे चरण में बच्चा क्या करेगा? यहाँ पर थर्ड करता है, 4 करेगा और 5 क्लास को पास करेगा। इसके बाद आएगा तीसरा चरण जिसमें बच्चा 6, 7 और 8 करेगा, और चौथे चरण में रखा गया है यहाँ पर क्या? चौथे चरण में बच्चा करता है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। चौथे चरण में इनको रखा गया है। तो इस आधार पर जो है एजुकेशन पैटर्न को बांटा गया है। ये है NEP 2020। इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बोला जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसको बोला जाता है। चलिए देख लेंगे इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 वर्ष। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है पोर्टफोलियो आकलन क्या है। तो पोर्टफोलियो आकलन क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है बच्चे के अभिभावकों को पूर्ण जानकारी देना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बच्चों के आकलन का सबसे सरल तरीका है, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है, और डी में दिया है बच्चों की हर प्रकार की क्या होता है? प्रगति का पूर्ण लेखा जोखा ये रखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हर प्रकार की प्रगति का पूर्ण लेखा जोखा नहीं है, इसमें केवल बच्चे की क्रमिक प्रगति की जानकारी यहाँ पर मिलती है।
यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे फोर्थ की तरफ जा रहे होंगे पर वो जो है रॉन्ग है, वो राइट नहीं होगा। इसमें पूर्ण लेखा जोखा रखने की बात यहाँ पर इन्होंने नहीं मानी है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों के विकास के अंतर्गत यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों जो है बच्चे के विकास के अंतर्गत आते हैं। अगर बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो यहाँ पर कौन सा जो विकल्प है जो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को दर्शा रहा है। सूक्ष्म का मतलब होता है यहाँ पर फाइन मोटर स्किल, फाइन मतलब छोटा, बिल्कुल बारीकी से करना कार्य को। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बारीकी से लिखने का कार्य होता है। कूदना, दौड़ना और तैरना जो है ये यहाँ पर ग्रोस स्किल में आ जाएंगे, अर्थात ये यहाँ पर बड़े कौशलों में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है फाइन में क्या आएगा, यहाँ पर लिखना आ जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है। तो इन दोनों में मुख्य भेद क्या है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की बात करते हैं भाषा की और जो जीन पियाजे हैं वो बात करते हैं किसकी, वो बात करते हैं सोच की, थॉट की। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे में पहले विचार आते हैं, उस संज्ञान आता है, उसके बाद उसमें भाषा डेवलप होती है। और वाइगोत्स्की बात करते हैं कि बच्चे में पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद ही उसकी विचारों का विकास होता है, उसका संज्ञान बढ़ता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों में भाषा और सोच के बीच जो संबंध है उनमें भेद पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बात की गई है एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो बात हो रही है यहाँ पर कैसी, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात की जा रही है। तो इसमें उपदेशक होना चाहिए, सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए, अर्थात डिक्टेटर की बात हो रही है। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में दिया है छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए। बच्चों की प्रीवियस नॉलेज के आधार पर क्या करना चाहिए, उनके नए ज्ञान को जोड़ना चाहिए, उससे संबंधित करके चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है, ये करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में दिया है केवल बाह्य उत्तोलन पर बल देना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। केवल बाह्य की बात हो रही है, जहाँ पर केवल शब्द आ जाता है ये यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर आपने अब तक नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। उससे आप सभी विषयों की पैडागोजी को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए, अर्थात बच्चे जो है यहाँ पर क्या कर सकें, क्रिएटिवली सोच सकें, इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अप्रिसिएट करना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2 और 4 जो है करेक्ट है। देख लेंगे कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ वाला जो पॉइंट है ये करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है एक साइकिल सवार 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल ज्ञात करनी है, समय दिया है यहाँ पर मिनट में और जो आंसर दिए हैं वो मीटर प्रति सेकंड में दिए हैं। तो मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 सेकंड। अब हमें समय मिल गया है सेकंड में। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन कितना होता है, यहाँ पर होता है टाइम। तो चलिए देख लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पर लिया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दी हुई है कितनी, 360 मीटर, और 360 बटे कितना आ जाएगा, समय दिया हुआ है 120 सेकंड। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दिया होता है कितना, 36, तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्पीड बराबर आ गया है 3 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर आंसर हमारा आ गया है। ऑप्शन नंबर देख लेंगे कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 3 मीटर प्रति सेकंड जो है ये आंसर मिल गया है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है जब एक छड़ जो चुंबकीय छड़ है लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांशतः किस भाग पर चिपकेगा। तो यहाँ पर बात हो रही है चुंबकीय छड़ की और उसके ऊपर क्या डाला जा रहा है, लोहे का बुरादा या लोहे के बुरादे के समीप लाई जा रही है। तो लोहे का बुरादा जो है अधिकांशतः दोनों किनारों पर चिपकेगा। यहाँ पर दोनों किनारों से क्या मतलब है, चलिए इसको जानते हैं। यहाँ पर एक मैग्नेट को हम देख लेते हैं। यहाँ पर कौन सा पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो क्या होता है, मैग्नेट में नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं साउथ पोल की तरफ, यहाँ से इधर चलती हैं और ये जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये आप जान लेंगे।
और एक मैग्नेट फील्ड के बारे में भी आप जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ होती हैं तो इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इसको मैग्नेट फील्ड बोला जाता है। और इसके आसपास आते ही वस्तु क्या करने लगती हैं, वस्तुएं मैग्नेट की तरफ आकर्षित होने लगती हैं, चिपकने लगती हैं। और जो ये ध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ, ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बारीक बुरादा है लोहे का वो कहाँ पर चिपकेगा, वो दोनों ध्रुवों पर चिपकेगा, नॉर्थ और साउथ पर। तो यहाँ पर आपने जान लिया है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में बात की जा रही है विज्ञान के विद्यार्थियों के दृष्टिकोणों और विचारों का मूल्यांकन करने में निम्न में से सबसे कम मददगार क्या होगा। दृष्टिकोणों और विचारों के मूल्यांकन की बात की जा रही है तो सबसे कम यहाँ पर हेल्पफुल क्या रहने वाला है, देख लेंगे। में दिया है विद्यार्थियों को प्रदर्शनी के लिए चार्ट और पोस्टर बनाने के लिए कहना, तो ये सबसे कम महत्वपूर्ण और मददगार हो जाएगा। बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रदर्शनी के लिए क्या कर रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, मॉडल पेपर बना रहे हैं, उनको ले जाकर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इससे बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे, ये जो है सबसे कम यूज़फुल है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है, हमें यहाँ पर निगेटिव देखना था। बाकी के तीनों ऑप्शन जो हैं वो पॉजिटिव है। यहाँ पर बच्चों से प्रश्न करेंगे तो भी उनके क्या होगा, बच्चों के लिए वो हेल्पफुल रहेगा, उनका मूल्यांकन सही होगा। और गहनता से विद्यार्थियों से साक्षात्कार करेंगे तो भी बच्चों का मूल्यांकन सही होगा। विद्यार्थियों को अपने विचार रखने के लिए कहेंगे, नक्शे मानचित्र जैसी रेखाएं अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए कहेंगे, तो यहाँ पर भी मूल्यांकन जो है उनका देखने के लिए मिलेगा। सबसे कम मददगार मूल्यांकन में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है विज्ञान में परिकल्पना परीक्षण के लिए निम्न में से क्या सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त क्या है परिकल्पना परीक्षण के लिए, तो यहाँ पर हाइपोथेसिस बन रहे हैं साइंस में, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, चलिए देख लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है अवलोकन करना, प्रयोग करना, सामूहिक चर्चा करना या समस्या समाधान करना। तो यहाँ पर साइंस की बात हो रही है तो बिना एक्सपेरिमेंट के तो कोई बात होगी ही नहीं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रयोग करना जो है, एक्सपेरिमेंट करना, ये परिकल्पना परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है। मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं और आपका टीवी अचानक से बंद हो गया, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, कहीं लाइट तो नहीं चली गई, या टीवी का कोई प्लग तो ख़राब नहीं हो गया है, या कोई वायर तो उसकी ख़राब नहीं हो गई है, क्या कमी है। तो आपके दिमाग में जो इस तरह के विचार आते हैं इनको परिकल्पना बोला जाता है। यहाँ पर इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको देखना पड़ेगा कहीं प्लग तो नहीं निकला हुआ है, कोई वायर तो लूज़ नहीं है, या लाइट तो नहीं चली गई, तो इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी विज्ञान कक्षाओं का लक्षण नहीं है। बात किसकी हो रही है, रचनावादी विज्ञान कक्षाओं का लक्षण यहाँ पर नहीं है। निगेटिव पॉइंट देखना है। छात्र जो है अंकित प्रश्न को हल कर रहे हैं और विभिन्न तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में दिया है शिक्षिका छात्रों के त्रुटिपूर्ण उत्तरों को अनदेखा कर रही है। थर्ड में दिया है क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान शिक्षिका बच्चों की बातचीत को ध्यानपूर्वक सुन रही है। क्षेत्रीय भ्रमण पर बच्चे गए हैं, वहाँ पर उन्होंने चीज़ें देखी। मान लीजिए किसी लैब में ही बच्चे चले गए हैं, तो वहाँ पर बच्चे जो है एक दूसरे से बातें करेंगे कि तुमने क्या देखा, मैंने कंकाल देखा, मैंने जानवरों के जो सैंपल्स रखे होते हैं वो मैंने वहाँ पर देखे हैं। ये जो है ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। 4 में दिया है बच्चे अन्वेषण की योजना बना रहे हैं। बच्चे खोज करने के लिए योजना बना रहे हैं कि हमें कौन कौन से नए तरीके खोजने चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्योंकि हमें निगेटिव देखना है। यहाँ पर दिया है शिक्षिका जो है बच्चों को इग्नोर कर रही है, उन पर ध्यान नहीं दे रही है। बच्चे त्रुटिपूर्ण आंसर कर रहे हैं, फिर भी टीचर जो है उसको इग्नोर करे जा रही है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर रचनावादी कक्षाओं का उदाहरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया है मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवियों से होने वाले क्षय से निम्नलिखित में से किस चीज़ की उपस्थिति रक्षा करती है। तो जो मछलियों का शरीर है उनकी जो सतह है वो बैक्टीरिया से इन्फेक्ट ना हो, उसके लिए यहाँ पर कौन सी चीज़ की जो लेयर है वो उनके अंदर बनी होती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको बोला जाता है म्यूकस लेयर, अर्थात श्लेष्मल परत इसको बोला जाता है। मछलियों के शरीर में एक श्लेष्मल की परत होती है, एक लेयर होती है, म्यूकस का एक आवरण बना होता है जिससे जो है बैक्टीरिया इसको इन्फेक्ट ना कर सकें। इस तरह की ग्रंथि को श्लेष्मल ग्रंथि बोला जाता है, जो इनका जल में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और बैक्टीरिया से होने वाले नुकसान से इनको बचाती है। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आज हमने की है मिक्स क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस सेट की ये क्लास, जिसमें हमने लिए हैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।